नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो दोस्तों जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उस सभी प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये जो वीडियो है ये जनरल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, और खास करके दोस्तों रेलवे परीक्षा के लिए, और जो अभी फिलहाल बिहार एसएससी का जो नई वैकेंसी आई है उस वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस के प्रश्न हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी जीव के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा कोशिका यानी कि सेल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। किसी जीव के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका यानी कि सेल कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कोशिका सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है या कहा जाता है? दोस्तों, बतानी है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे एंटोनी लेवोसियर को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। एंटोनी लेवोसियर को दोस्तों आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। आप लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का निर्माण होता है। दोस्तों, बतानी है कि लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल का निर्माण कहां होता है, तो आप लोग याद रखेंगे अस्थि में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो अस्थि में होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। रेड ब्लड सेल, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैंडेला मात्रक है। दोस्तों, बताने है कि कैंडेला जो है किसका एसआई मात्रक है, तो आप लोग याद रखेंगे ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ज्योति तीव्रता का दोस्तों मात्रक होता है क्या, कैंडेला, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? बतानिए दोस्तों कि कौन सा तत्व है जो पौधों के विकास के लिए क्या होता है, आवश्यक नहीं होता है, तो आप लोग याद रखेंगे सोडियम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, सोडियम जो है ये पौधों के विकास के लिए इसका कोई महत्व नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा सोडियम। आप लोग याद रखेंगे। बाकी ऑप्शन बी पोटेशियम बिल्कुल जरूरी है दोस्तों पौधे के विकास के लिए। ऑप्शन सी में है मैग्नीशियम, यह भी बहुत जरूरी है। और ऑप्शन डी में है कैल्शियम। ये तीनों दोस्तों तत्व पौधों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन जो सोडियम है ये पौधों के विकास के लिए क्या है, आवश्यक नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सोडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका दोस्तों सही उत्तर होगा जोनास सॉल्क। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो जोनास सॉल्क के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुरमा के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे सुरमा के निर्माण में एंटीमनी तत्व का प्रयोग किया जाता है। किसके निर्माण में, सुरमा के निर्माण में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा एंटीमनी। इसका दोस्तों केमिकल जो होता है वो होता है एसबी, जो इसका सूचक होता है वो क्या होता है, एसबी। आप लोग याद रखेंगे एंटीमनी। सुरमा के निर्माण में इसी तत्व का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पीत रस का उत्पादन होता है? तो आप लोग याद रखेंगे यकृत में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। शरीर के दोस्तों यकृत में यानी कि लीवर में पीत रस का उत्पादन होता है, निर्माण होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? दो अलग अलग बीमारियों के नाम है दोस्तों, एक है पेलाग्रा और दूसरा है स्कर्वी।
सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विटामिन B3 और विटामिन सी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। विटामिन B3 से दोस्तों पेलाग्रा नामक रोग होता है और स्कर्वी आप सभी को पता होगा विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अतः हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विटामिन B3 और विटामिन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू बैटरी में किस प्रकार की धारा पाई जाती है? दोस्तों बतानी है कि जो हमारे घर में बैटरी है, इन्वर्टर बैटरी, या दोस्तों और भी कई तरह की बैटरियां होती है, जैसे कि कार की बैटरी हो गई, तो बतानी है कि उस बैटरी में किस प्रकार की धारा पाई जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट। ऑप्शन भी इसका सही उत्तर होगा। घरेलू बैटरी में दोस्तों किस प्रकार की धारा पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे दिष्ट धारा यानी कि डीसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, आप लोग याद रखेंगे। और जो प्रत्यावर्ती धारा होता है यानी कि अल्टरनेटिव करंट होता है दोस्तों, ये हमारे घर में जो बिजली आती है उसमें ये धारा पाई जाती है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। जो हमारे घरों में बिजली आती है उसमें प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट होता है, और जो बैटरी है उसमें दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से बना होता है। दोस्तों बतानी है कि जो मोती है, पर्ल, बताने कि मुख्य रूप से किससे बना होता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, जो मोती है मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। जो दोस्तों मोती है ये मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट से। इसका दोस्तों आप लोग सूत्र भी याद रखेंगे। इसका सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का। जो मोती होता है इसी से बना होता है, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे दोस्तों और भी बहुत ही जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र से सामान्यतः कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? दोस्तों बतानी है कि हमारे जो यूरिन है उस यूरिन से कौन सा विटामिन उत्सर्जन होता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। जी हाँ दोस्तों, मानव मूत्र से सामान्यतः विटामिन सी जो है वो क्या होता है? उत्सर्जन होता है। विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, विटामिन सी। चलिए दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। इसका आप जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम आप लोग हमें कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है। देखिए दोस्तों बताने कि हमारे शरीर का एकमात्र अंग कौन सा है जो क्या हो सकता है? पुनः से विकसित हो सकता है, अपने आप को फिर से वो बना लेता है और पुनः सृजित हो सकता है। यानी कि एक बार खराब होने के बाद में वो फिर से क्या हो सकता है? सृजित हो सकता है, विकसित हो सकता है। तो दोस्तों एकमात्र अंग है लीवर यानी कि यकृत, जिसे जिगर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है, कौन सा अंग है? तो जिगर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जिगर यानी कि यकृत, लीवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर वास्तव में है एक। दोस्तों बताने कि जो ट्रांजिस्टर है ये वास्तव में क्या है? तो वास्तव में दोस्तों सेमीकंडक्टर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ट्रांजिस्टर वास्तव में क्या है? ट्रांजिस्टर वास्तव में एक सेमीकंडक्टर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कौन सी ऊर्जा होती है? दोस्तों बताने कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो आप लोग याद रखेंगे केवल और केवल गतिज ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों केवल गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ओनली नाइटिक एनर्जी। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ हैं। दोस्तों निश्चेतक का मतलब होता है एस्थेटिक, आप लोग याद रखेंगे। तो बतानी है कि निश्चेतक के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो पदार्थ कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा।
क्लोरोफॉर्म निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के बाल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दोस्तों बताने कि हमारे बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे किरेटिन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हमारे बालों में किरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस जंतु का आकार पैर के चप्पल के समान होती है, यानी कि स्लीपर के समान होती है? किस जंतु का आकार? तो आप लोग याद रखेंगे पैरामीशियम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पैरामीशियम दोस्तों एक जंतु है जिसका आकार होता है एकदम चप्पल के समान। ऑप्शन बी पैरामीशियम आप लोग याद रखेंगे। इस तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं ये पैरामीशियम है। देखिए दोस्तों इसका आकार एकदम चप्पल के समान है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा पैरामीशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन का उदाहरण नहीं है? बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन का उदाहरण नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन ए में है दूध का खट्टा होना, यह भी दोस्तों एकदम किण्वन का उदाहरण है। ऑप्शन बी में है खाने की ब्रेड बनना, तो दोस्तों खाने की जो ब्रेड होता है वो भी किण्वन प्रक्रिया से ही बनता है। उसके बाद है गीले आटे का खट्टा होना, बिल्कुल दोस्तों यह भी किण्वन का एक उदाहरण है। अतः हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी किण्वन का उदाहरण हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों तीनों जो है ये तीनों विकल्प सही है, ये तीनों किण्वन का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विष खा लेने पर या बीमारी के प्रभाव को रोकने के लिए दिया जाने वाला औषधीय पदार्थ क्या कहलाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है कि विष खा लेने पर यानी कि दोस्तों कोई व्यक्ति अगर जहर खा लेता है या बीमारी के कोई प्रभाव को रोकने के लिए जो दिया जाता है औषधि, वो पदार्थ क्या कहलाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों उसे कहते हैं प्रतिविष। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रतिविष यानी कि एंटीडोट। जी हाँ दोस्तों, एंटीडोट कहा जाता है। विष खा लेने या बीमारी के प्रभाव को रोकने के लिए क्या दिया जाता है? एंटीडोट दिया जाता है दोस्तों। उसे क्या कहा जाता है? एंटीडोट अंग्रेजी में, और हिंदी में प्रतिविष। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, प्रतिविष यानी कि एंटीडोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा पायरेनोमीटर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी पायरेनोमीटर। चलिए दोस्तों बाकी विकल्पों पर भी एक नजर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है बैरोमीटर, तो बैरोमीटर आप लोग याद रखेंगे इससे वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दबाव। उसके बाद है ऑप्शन सी पायरोमीटर। पायरोमीटर से आप लोग याद रखेंगे उच्च तापमान। जी हाँ दोस्तों, हाई टेम्परेचर को पायरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन डी में है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आप लोग याद रखेंगे कि हवा में जो मौजूद नमी होता है या जलवाष्प की मात्रा होता है उसे मापा जाता है। या दोस्तों सिंपल सा वर्ड में कहें तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। क्या मापा जाता है? आर्द्रता, जलवाष्प की मात्रा, हवा में मौजूद नमी। आशा करते हैं बाकी विकल्पों को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और जो सोलर रेडिएशन मापा जाता है जिससे उस यंत्र का नाम है पायरेनोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों बताने है कि जो वॉशिंग मशीन है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप लोग याद रखेंगे अपकेंद्रीय बल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? दोस्तों बताने कि जो चूना है ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों जो चूना है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया जब ये करता है तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है? तो आप लोग याद रखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पेलिएंटोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, क्या है? पेलिएंटोलॉजी में अध्ययन है। बताने दोस्तों कि पेलिएंटोलॉजी
किसका अध्ययन है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे जीवाश्म का, यानी कि फॉसिल्स का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। पेलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। चलिए बाकी विकल्पों पर भी एक नजर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है पक्षियों का, तो पक्षियों का अध्ययन दोस्तों कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। आप लोग याद रखेंगे पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन बी में है सांपों का, तो देखिए सांपों का अध्ययन कहलाता है, आप लोग याद रखेंगे ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है ऑप्शन डी में अस्थियों का, तो अस्थियों का जो अध्ययन है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। आशा करते हैं बाकी तीनों विकल्पों को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और जो पेलियंटियोलॉजी है इसमें दोस्तों क्या किसका अध्ययन होता है? जीवाश्म का। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है फिर भी यह किसके कारण रुक जाएगी? तो आप लोग याद रखेंगे घर्षण के कारण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है, अगर यह रुकती है तो घर्षण के कारण रुकेगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर यानी कि एचपी का मान बराबर होता है। दोस्तों बताने कि एक हॉर्स पावर किसके कितने का बराबर होता है? तो आप लोग याद रखेंगे 746 वॉट। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। एक हॉर्स पावर में कितना होता है? 746 वाट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, एक हॉर्स पावर यानी कि एचपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा यानी कि दोस्तों KWH से इसे क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। तो बताने कि किलोवाट घंटा इनमें से किसकी इकाई है? तो आप लोग याद रखेंगे ऊर्जा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो आप लोग याद रखेंगे ऊर्जा का इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की पद्धति किसके द्वारा विकसित की गई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लिनियस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की जो पद्धति है ये लिनियस के द्वारा विकसित की गई थी। आप सभी दोस्तों याद रखेंगे कि लिनियस का जो पूरा नाम है यह है कैरोलस लिनियस। आप लोग याद रखेंगे लिनियस का पूरा नाम क्या है? कैरोलस लिनियस। और दोस्तों कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जन्मदाता भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की जो पद्धति है वो लिनियस के द्वारा ही विकसित की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कैरोलस लिनियस, जिन्हें दोस्तों वर्गीकी का जन्मदाता यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसोलीन का पर्याय है? दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सा गैसोलीन का पर्याय है? तो आप लोग याद रखेंगे पेट्रोल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जो पेट्रोल है ये क्या है? गैसोलीन का पर्याय है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा पेट्रोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लकड़ियों के जलने से कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों बताने कि लकड़ियों के जलने पर उनमें से कौन सी गैस निकलती है? तो आप लोग याद रखेंगे CO2। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लकड़ियों के जलने पर कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस लकड़ियों के जलने पर निकलती है। इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस के प्रश्न, यानी कि जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो दोस्तों जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उस सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह सभी प्रश्नावली। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये एक प्रश्नावली वीडियो थी जीएस की स्पेशल। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने एक लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट में अपना फीडबैक हमें जरूर देंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था और प्रश्न कैसा था।
आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। कहीं कोई त्रुटि हो गई है तो उसको भी दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय माता दी।